तो हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ते हैं और अच्छे से देखते हैं, ठीक है। चलो हम लोग एक बार लिख लेते हैं। चलो हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ते हैं। अब इसमें दो प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें हमारा दो प्रोसेस होता है। एक होता है इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। इनहेलेशन तो आप लोग क्या बोलते हो, इंस्पायरेशन। दूसरा क्या होता है, एक्सहेलेशन। ठीक है, और एस्पायरेशन। थोड़ा हम लोग इनहेलेशन की बातें कर लेते हैं, डीपली देख लेते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर। अच्छा, इनस्पायरेशन या इनहेलेशन कैसे करते हो सर? हम लोग बाहरी हवा हम लोग अपने अंदर लेते हैं, लंग्स के अंदर लेते हैं। तो मतलब एटमॉस्फेरिक एयर तो हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉन करते हैं कि नहीं भैया? यहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर तो हम लोग ड्रॉन करते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर तो ड्रॉन करते हैं। अच्छा ये बता दो, जब भी कोई चीज़ होता है, जैसे कि अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे दूँ, एक एग्जांपल मैं पूछ लूँ तुमसे यहाँ पे। अगर मान लो लड्डे, सपोज तुम बहुत होशियार हो, आई नो, लेकिन तुम बता ले जाओ, जब मुझे भरोसा है, ठीक है। अच्छा ये अगर मैं तुमसे एक चीज़ पूछता हूँ, आई नो कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये बताओ जो यहाँ पे पानी आता है, जब भी तभी तुम टोटी ऑन करते हो तो पानी तो इस तरीके से गिरता है। हाँ सर गिरता है, लेकिन तुम ये बताओ यहाँ पे जो पानी होता है ये कहाँ पे होता है? टंकी में होता है। टंकी में पानी होता है कि नहीं? तो टंकी में पानी की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है कि कम होती है? सर टंकी में पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और जब गिरता है तो ये हमेशा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गिरता है। तो इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए, कोई भी चीज़ अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मेरी एनर्जी तुमसे ज़्यादा हो जाए, या मुझे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ज़्यादा आता होता, लेकिन ये है कि तुम्हारे हिसाब से या तुम्हारे ज्ञान से थोड़ा मुझे ज़्यादा ज्ञान आता होगा, तभी मैं ये ज्ञान तुम्हारे पे दे पा रहा हूँ, तुम्हारे पास फैला पा रहा हूँ। तो हमेशा कोई भी चीज़ मूव करती है तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो हमेशा जब भी इंस्पायरेशन हो जाए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाए, वो ज़्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। तो क्या हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मोर देन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। आईपीपी का मतलब क्या होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है, ठीक है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है, ठीक है। और वहीं पे एस्पायरेशन की बात करती जाए तो हम लोग क्या करते हैं, रिच CO2 एल्वुलर, रिच CO2 एल्वुलर, तो हम लोग क्या करते हैं, रिलीज आउट करते हैं। क्या करते हैं भैया, हम लोग क्या करते हैं, रिलीज आउट करते हैं। क्या करते हैं, रिलीज आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो लेस देन होता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो लेस देन होता है, लेस देन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, IPP, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर।
ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर से। और यहाँ पे क्या होता है, एस्पायरेशन वाले केस में क्या होता है कि यहाँ पे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। अच्छा, मैं तुमसे इस बात अगर इसी बात पे पूछना चाहूँ कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही, क्योंकि ये ड्यू टू अ प्रेशर ग्रेडियंट। एक प्रेशर ग्रेडियंट मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर का एक ग्रेडियंट बना, जिसकी वजह से जो एयर है वो बाहर आ पा रही है, और एयर जो है बाहर से अंदर जा पा रही है और अंदर से बाहर जा पा रही है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही, ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, आओ हम लोग एक बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं। बोला है ब्रीथ इन इन्वॉल्व 2 स्टेज। ब्रीथ इन में 2 स्टेज इन्वॉल्व होता है। एक होता है इनस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। ठीक है, इनस्पायरेशन क्या होता है, व्हेन एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन। जब हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर बाहर से अंदर लेते हैं तो एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं इनस्पायरेशन या इनहेलेशन। वहीं पे रिच CO2 एल्वुलर जब हम लोग रिलीज आउट करते हैं तब हम ये बोलते हैं एक्सपायरेशन। वहीं पे इन्होंने बोला कि द मूवमेंट ऑफ एयर, बोला है कि जो एयर का मूवमेंट होता है कहाँ से, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, मतलब इनटू अ लंग्स कैरिंग आउट विद टेन ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट। किसकी वजह से होता है, प्रेशर ग्रेडियंट होता है किसके बीच में, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, जिसकी वजह से एयर जो होता है वो बाहर से अंदर आ पाता है और अंदर से बाहर जा पाता है। ठीक है, इनस्पायरेशन इनस्पायरेशन तब हो रहा है जब इफ अ प्रेशर विद इन द लंग, मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो हो रहा है वो कम हो रहा है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर किसके रिस्पेक्ट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लंग के रिस्पेक्ट में। देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग, क्योंकि भैया कोई भी चीज़ उससे विपरीत आ रहा है। अगर देखो मान लो ये लंग्स है, हमारा लंग्स है, लंग्स हमेशा ये चाहे कि क्या नाम है, हमेशा बाहर से अंदर से बाहर की तरफ जाए, लेकिन जो एयर है बेसिकली क्या हो रही है, बाहर से अंदर आ रही है। तो इसका निगेटिव हुआ किसके रिस्पेक्ट में, लंग के रिस्पेक्ट में निगेटिव प्रेशर हुआ, निगेटिव प्रेशर इन द लंग विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ जा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में लंग्स में जो हवा आ रही है वो एक तरीके से नेगेटिव प्रेशर करता है। सिमिलरिटी वहीं पे एस्पायरेशन टेक प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल। अब इसमें हमारी कुछ मसल्स हेल्प करती हैं, बोल दिया जाए। हाँ, अब इसमें हमारी कुछ मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। मसल्स इन्वॉल्व होती है, एक हो जाता है हमारा ठीक है, एक होता है डायफ्राम मसल्स, ठीक है, एक होता है हमारा डायफ्राम मसल जो कि डूम शेप का होता है, गुंबद आकार, डोम शेप। और दूसरा हमारा क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल्स। और तीसरा हमारा कौन सा होता है, एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। डायफ्राम
किस शेप का होता है? डोम शेप का होता है। डायफ्राम डोम शेप का होता है। इंटरकोस्टल मसल में भी दो टाइप के होते हैं हमारे। एक होते हैं हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ICM इंटरकोस्टल मसल, और एक तो हमारे होते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, एक हमारे इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, उसमें भी एक हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं और एक हमारे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं जब भी बात है इंस्पायरेशन जो की बात कर दिया है, तो इंस्पायरेशन के दौरान कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ज़रा हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। देखो, जब भी इंस्पायरेशन होता है ठीक है, तो हमारा जो पल्मोनरी वॉल्यूम होता है वो बढ़ता है, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ता है, क्योंकि भैया इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस होता है, यहाँ पे ATP की आवश्यकता होती है, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ता है। लेकिन जब भी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, मतलब डायफ्राम किस शेप का होता है, जब मैं तुम्हें डायफ्राम के शटल बताना चाहता हूँ, नॉर्मल स्टेज में डायफ्राम तो इस शेप का होता है, इस शेप का होता है, डोम शेप। ये आप देख रहे हो, ये होता है डोम शेप। ठीक है, लेकिन जब तुम क्या नाम है, ऑक्सीजन लोड से जब तुम एयर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जा, बाहर आ जाएगा। बाहर आने का मतलब क्या होता है, इन दी सेंस जो ये मसल्स हैं तो इस प्रकार में आ जाते हैं। ठीक है, ये फ्लैट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? फ्लैट हो जाते हैं, फ्लैट शेप के हो जाते हैं। किस शेप के हो जाते हैं? फ्लैट शेप के हो जाते हैं। यहाँ पे किस शेप के होते हैं? डोम शेप के होते हैं। ठीक है, तब इसकी वजह से जैसे फ्लैट शेप हुआ तो इसका मतलब जाहिर सी बात है जो थोरेसिक वॉल्यूम हुआ, थोरेसिक वॉल्यूम जो हो गया वो क्या हो जा, बढ़ा हो जा, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जा, या फिर तो हो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हुआ हो जा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हुआ हो जा, नॉर्मल इंस्पायरेशन क्या हो जा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जा, घटा हो जा। ठीक है, चलो ठीक है, यह इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हुआ हो जा और वॉल्यूम क्या हो जा, बढ़ेगा, क्योंकि जब हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम तो बढ़ेगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हुआ हो जा। ठीक है, इसकी वजह से एयर जो हो जा वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा हो जा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो जा, मतलब जब हम लोग क्या नाम है इंस्पायरेशन करेंगे तब ये इंटरकोस्टल मसल क्या करेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या नाम है जो हमारे रिब्स होंगे, जो हमारे क्या नाम है रिब्स होंगे और स्टर्नम क्या होता रहेंगे, राइज करेंगे, रिब्स एंड स्टर्नम क्या करेंगे, राइज करेंगे। राइज या तुम ये बोल सकते हो ये रेज करेंगे, मतलब आउटवर्ड, रेज करेंगे मतलब आउटवर्ड। रेज का मतलब क्या होता है, मूव आउटवर्ड, बाहर की तरफ मूव करेंगे, बाहर की तरफ मूव करेंगे। सब मेरे कहने का मतलब नहीं समझ में आया। ठीक है, जब हम बोल रहे हैं, अब सोचो, अब मैं तुम्हें और अच्छे से बताऊँगा हर एक चीज़। देखो, जब हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं, मैंने बोला देखो इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, मैं जाहिर सी बात है इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, वो ज़्यादा होता है कि कम होता है? सर कम होता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबसे पहला तो ये
कंडीशन होती है, ठीक है। और जब ये इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें एनर्जी यूज होती है, तो ये एक तरीके से एक्टिव प्रोसेस होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें एनर्जी यूज होती है। क्या होती है? एनर्जी यूज होती है। क्या होती है? एनर्जी यूज होती है। इस वजह से हम इसे बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। क्या बोलते हैं भैया? एक्टिव प्रोसेस। इंटरपल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका पहला कंडीशन। अब देखो, जब इंस्पायरेशन हो जा तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जा, तेजा कॉन्ट्रैक्शन हो जा, तेजा तेजा कॉन्ट्रैक्शन हो जा, कॉन्ट्रैक्शन हो जा हमारे सबसे पहले डायफ्राम था, ठीक है। डायफ्राम था, कॉन्ट्रैक्शन हो जा। और जब भी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होंगी जो थी, ये किस शेप का होता है? डोम शेप। नॉर्मल किस शेप में होते हैं? नॉर्मल डोम शेप पे होते हैं। तो इसी वजह से क्या होती? थोरेसिक वॉल्यूम जब भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डोम शेप कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, कॉन्ट्रैक्ट तब हो जा जब थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा। मतलब जब हम लोग हवा खींचेंगे तो मतलब डोम शेप डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, जिसकी वजह से थोरेसिक वॉल्यूम क्या होगी? बढ़ेगी। थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगी। और थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ने का मतलब बाजब में बोल दे रहा हूँ, पूरे पल्मोनरी वॉल्यूम जो होता है, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? जिसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। और हमारा जो डायफ्राम हो जाएगा वो फ्लैटेड हो जाएगा, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने बोला डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इंटरपल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इंटरपल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा और जो एयर हो जाए वो बाहर से अंदर की तरफ मूव कर जाएगी। और वहीं पे दूसरी मसल कौन सी इन्वॉल्व होती है इसमें? दूसरी हमारी मसल्स होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। कौन से होते हैं? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुई, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तब क्या होगा? सर, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तब क्या नाम है? रिब्स और स्टर्नम क्या होगा? रिब्स एंड स्टर्नम क्या करेंगी? अपने बाहर की तरफ मूव करेंगे, मतलब रेज करेंगे। रेज मूव आउटवर्ड, रेज मूव आउटवर्ड, ठीक है। आउटवर्ड मूव करेंगे, जिसकी वजह से इसकी वजह जब रिब्स और स्टेर्नम बाहर आएंगी तो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा। ओवरऑल बोलूँ तो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम जो हो जा, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम जो हो जा वो बढ़ेगा, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा। और जो एयर हो जा वो बाहर से अंदर की तरफ मूव कर जाएगी। एयर कहाँ से? आउट एटमॉस्फेयर। एयर मूव एटमॉस्फेयर से इनटू लंग्स। ठीक है, ठीक है। ये सारी बातें समझ रहे। जब हमारी इसमें मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है डायफ्राम डोम शेप का होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है थोरेसिक वॉल्यूम क्या होंगी? बढ़ेंगी। थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से ओवरऑल इंटरपल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा और जो डायफ्राम होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और जिसकी वजह से एयर जो होगा वो बाहर से अंदर की तरफ मूव कर जाए। आई होप तुम लोग को ये बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। बताओ भाई, समझ में आई कि नहीं ये बात? हाँ भाई, समझ में आई। तो अब एक बार हम जितने भी क्या नाम है, जब हम लोग क्या करेंगे अभी NCERT पढ़ लेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो, बोला है दी डायफ्राम हाँ, दी डायफ्राम
एंड स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स जैसे कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जहाँ पे पाए जाते हैं रिब्स के बीचों बीच पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये ग्रेडियंट जनरेट करती हैं। कौन करते हैं, क्या करती हैं, ग्रेडियंट जनरेट करती हैं। फिर उसके बाद बोला है इंस्पायरेशन की बात कर दी है, तो इंस्पायरेशन इनिशिएटेड उधर डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से, और जिसकी वजह से थोरेसिक वॉल्यूम जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। और कुल मिलाते जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर एसेस, ठीक है, ठीक है, कैसे बढ़ेगा, एंटीरियर पोस्टीरियर एसेस, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर एसेस में थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा तब जब हमारा क्या नाम डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर एसेस में क्या नाम है वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। अब वहीं पे बोल रहे हैं कि दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जिसकी वजह से रिब्स और स्टर्नम बाहर आ जाएंगे, लिफ्ट अप मतलब ऊपर आ जाएंगे, रेज हो जाएंगी, ठीक है, रेज हो जाएंगी। कौन से हमारे कौन से बाहर आ जाएंगे, हमारे रिब्स और स्टर्नम लिफ्ट आउट हो जाएंगे मतलब ऊपर आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम जो होगा बढ़ जाएगा। जैसे डोर्सोवेंट्रल एसेस, ठीक है, डोर्सोवेंट्रल एसेस में ओवरऑल क्या हो जाएगा, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा क्या नाम है पल्मोनरी वॉल्यूम पूरी तरीके से बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ता है, इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, वैसे वैसे डिक्रीज किसमें होती है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। हमेशा हम लोग पढ़ते हैं PV/NRT, आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं PV/NRT, मतलब अदर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। तो अब मैंने यहाँ पे क्या बोला जैसे जैसे ओवरऑल इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जा, सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, जैसे जैसे पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ता है वैसे वैसे डिक्रीज होता है जिसमें इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, मतलब प्रेशर कम हो जाता है। अगर मैं तुम्हें ये लाइन तो और अच्छे से बताना चाहूँ तो तुम यहाँ से पढ़ो, बोल रहे हैं जैसे जैसे एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, बोल रहे हैं जैसे जैसे पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ता है। बस यहाँ पे ट्रॉमा लगाओ, जैसे जैसे पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ता है वैसे वैसे डिक्रीज हो जाता है क्या, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, और जिसकी वजह से क्या नाम है जो एयर होता है वो बाहर से फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू अ लंग्स, इसे तो हम बोलते हैं इंस्पायरेशन। और फिर वहीं पे एक्सपायरेशन की बात करें तो रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल, क्या हो जाएगा, क्या नाम है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है डायफ्राम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, अब वो एस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, रिलैक्स ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल, जिसकी वजह से डायफ्राम वापस डोम शिफ्ट हो जाएगा, स्टर्नम अपने नॉर्मल पोजीशन में वापस लौट जाएगा, और जिसकी वजह जो थोरेसिक वॉल्यूम जो हो जाएगा वो रिड्यूस हो जाएगा और पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर स्लाइटली, थोड़ा सा ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जिसकी वजह जो एयर होगा वो अंदर से बाहर की तरफ मूव चल जाएगा, इसे हम बोलते हैं एस्पायरेशन। वी हैव, हमारे पास क्या होता है, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन द एब्डोमेन। हम यहाँ पे जब लिखवाए थे, हम यहाँ पे एक मसल्स का नाम लिखवाए थे एब्डोमिनल मसल्स, लिखवाए हैं कि नहीं, देखो यहाँ पे एब्डोमिनल मसल्स क्या लिखवाए हैं कि नहीं भैया, एब्डोमिनल मसल लिखवाए हैं कि नहीं, हाँ सर एब्डोमिनल मसल लिखवाए हो, तो ये इसीलिए लिखवाए हैं कि हमारे पास एबिलिटी होता है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल, कितने मसल, एडिशनल मसल, कौन सी मसल, एडिशनल मसल जहाँ पे पाई जाती है एब्डोमेन,
ऑन एवरेज हेल्थी ह्यूमन ब्रीथ 12 से 16 टाइम पर मिनट। द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन्वॉल्व ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय द स्पायरोमीटर विद द हेल्प ऑफ द असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। ठीक है, सारी बातें समझ में आ जाए कि नहीं भैया? हर एक लाइन क्लियर है? पहला वाला डायग्राम कितना है बताओ? ये होता है हमारा इंस्पायरेशन पे, होता है इंस्पायरेशन। दूसरा वाला डायग्राम ये होता है हमारा एक्सपायरेशन। ये कौन सी मसल्स होती हैं? डोम सेफ्टी डायफ्राम। ठीक है, ये क्या है? वर्टेब्रल कॉलम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ थॉरस तब डिक्रीज हो जा, वॉल्यूम तब डिक्रीज हो जा। बताओ भाई, वॉल्यूम तब डिक्रीज हो जा। वॉल्यूम तब डिक्रीज हो जा, वॉल्यूम तब डिक्रीज हो जा। बताओ, जब एक्सपायरेशन होता है, एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग, जब एयर अंदर से बाहर जाने लगेगी तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि इंस्पायरेशन होता है। ठीक है, तो हमारा अब तीसरा टॉपिक आता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। अब यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम आता है। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम का हम लोग पढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर इन इंस्पायरेशन ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन इट कैन बी अप्रॉक्स 500 ml। ए हेल्दी मैन इन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सिमेटली 6000 से 8000 ml पर मिनट हो जाता है। वहीं पे IRB की बात आती है, ए पर्सन कैन इन इंस्पायर बाई अ पॉसिबल इन इंस्पायरेशन ऑन एवरेज 2500 से 3000 ml हो जाता है। फिर उसके बाद ERB एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है, ए पर्सन कैन एक्सपायर बाई अ पॉसिबल एक्सपायरेशन जो होता है 1000 से 1200 ml। ये तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू याद करनी पड़ेगी, इवन आफ्टर पॉसिबल एक्सपायरेशन। ठीक है, मेरी बात मानो, ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है। डिट्टो मैचिंग में तुम्हें वैल्यू आ जाती है और वो तुम्हें मिलाना रहेगा। ठीक है, ये पूरी आपको ये पूरा पढ़ना है।